नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1956 ईस्वी तक का एक विशाल कालखंड, जिसके विविध बिंदु और विविध अध्ययन की सामग्री, उससे जुड़े हुए स्रोत और उससे जुड़ी हुई कई बातों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। विद्यार्थियों, जब भी राजस्थान की बात की जाती है या जब भी राजस्थान का नक्शा दिलो दिमाग में उभर कर सामने आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उभर कर सामने आती है वो है राजपूत। राजपूत जिनके बगैर राजस्थान का इतिहास अधूरा है। राजपूत जो राजस्थान के इतिहास के गौरवशाली पलों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभर कर सामने आते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी राष्ट्र या राज्य के निर्माण की प्रक्रिया उस राज्य या राष्ट्र के जर्रे जर्रे से मिलकर बनती है, सभी लोगों के सहयोग से मिलकर बनती है। तो राजस्थान के विकास की प्रक्रिया को, राजस्थान के इतिहास से जुड़ी विविध गतिविधियों में सभी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन राजपूत चूंकि शासक वर्ग से थे और एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में उभर कर यह वर्ग सामने आया। राजस्थान, द लैंड ऑफ राजाज, राजाओं का स्थान राजस्थान। तो चूंकि राजस्थान के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं और हम एक ऐसे राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वीरता और शौर्य को यूरोपीय इतिहासकारों ने भी खुलकर स्वीकार किया है। कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में विवेचन करते हुए इस बात को लिखा है, जिसको मारवाड़ी में किसी इतिहासकार ने कहा है, दोहरा घाटी ताल रो आटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोली, घर घर ल्यूडिनास। अतः राजस्थान का इतिहास उतार चढ़ाव भरा, यहाँ की जैसे भौगोलिक जलवायु है, दोहरे है, घाटियाँ है, तालाब है, वैसे ही राजस्थान का इतिहास उतार चढ़ाव से भरपूर है। और कहा गया कि गांव गांव थर्मोपोली, यहाँ के हर गांव में थर्मोपोली जैसी घाटी है और हर घर में ल्यूडिनास जैसा वीर योद्धा है। मैं आपको यह स्मरण करा दूं कि स्पार्टा के राजा ल्यूडिनास ने, ऐसा माना जाता है कि अपने 300 सैनिकों के साथ पर्सिया की अपने से काफ़ी बड़ी आर्मी के साथ जंग लड़ी और वीरतापूर्वक वह जंग उसने लड़ी। अपनी शक्ति कम होने के बावजूद उसने वो लड़ाई लड़ी। तो विश्व इतिहास में ल्यूडिनास और थर्मोपोली की घाटी जहाँ पर लड़ाई लड़ी गई महत्वपूर्ण है। लेकिन राजस्थान के इतिहास के बारे में तो इतिहासकारों ने विवेचन करते हुए कहा कि गांव गांव थर्मोपोली और घर घर ल्यूडिनास। यहाँ पे गांव गांव में थर्मोपोली जैसी घाटी और हर घर में ल्यूडिनास जैसे वीर योद्धा है। तो मैं आपसे राजस्थान के इतिहास के जिस बिंदु के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वह है राजपूतों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स। वो राजपूत जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो राजपूत जिनके वीरता और शौर्य की कहानियों से इतिहास के पृष्ठ अंकित है, वो राजपूत जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से परंपराओं और मर्यादाओं के नवीन मानक और नवीन मापदंड कायम किए। उन राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विविध मतों के बारे में जानकारी देना मेरी आज की कक्षा का मकसद है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विद्यार्थियों हमारे सामने कई मत हैं और सबसे पहला मत जो उभर कर हमारे सामने आता है वो मत है राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत। इस मत का प्रतिपादन कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज नामक अपने ग्रंथ में किया, जो 1829 में प्रकाशित हुआ था। और कर्नल जेम्स टोड के इस मत का समर्थन क्रुक्स ने, D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने किया। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह मत क्या है। इस मत के बारे में विवेचन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमेशा ध्यान में रहे कि इस मत का प्रतिपादन यूरोपीय इतिहासकारों ने, ब्रिटिश हिस्टोरियन कर्नल जेम्स टोड ने किया। और चूंकि प्रोफेसर E.H. कार के शब्दों में किसी भी इतिहास को पढ़ने से पहले उसके लेखक को पढ़ना जरूरी है, तो हमें कर्नल जेम्स टोड
कि इस ग्रंथ के बारे में या उनके द्वारा प्रतिपादित इस मत को जानने से पहले हमें ये भी जान लेना जरूरी होगा कि टॉड किस आधार पर इस मत का प्रतिपादन कर रहे हैं। चूंकि राजपूत इतिहास के गौरवशाली पन्नों में अपना स्थान रखते हैं, चूंकि राजपूत बलिदान और शौर्य की प्रतिमूर्ति है, और चूंकि राजपूत युद्ध भूमि में आगे रहे, तो इसलिए इस प्रकार के हर क्षेत्र में आगे रहने वाले लोगों से अपना संबंध कायम करना या उनको इस देश का मूल निवासी नहीं बताना, ये यूरोपीय इतिहासकारों की एक प्रकृति रही है। और कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ में अपने तथ्यों के आधार पर इस चीज़ को बताने की कोशिश की है। कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में इस बात को लिखा है कि जिन राजपूतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो राजस्थान के राजपूत या इस देश के राजपूत है, वो राजपूत यहाँ के मूल निवासी नहीं होकर इनका संबंध विदेश से है। राजपूत कर्नल जेम्स टोड के मतानुसार विदेशी सको, सीथनों, हुणों और कुषाणों के वंशज हैं। उनका ये कहना है कि इन जातियों की प्रथाएं, सको, सीथनों और कुषाणों की बहुत सारी प्रथाएं राजपूतों से मिलती जुलती हैं, जैसे शस्त्र पूजा, जैसे घोड़े को महत्वपूर्ण मानना, जैसे शकुन देखकर हर कार्य करना, जैसे हथियारों की पूजा करना। ये बहुत सारी प्रथाएं ऐसी है जो सको, सीथनों, हुणों, कुषाणों और राजपूतों में समान मिलती है। इसलिए प्रथा साम्य के आधार पर कर्नल जेम्स टोड का ये कहना है कि राजपूत विदेशी सको, सीथनों और हुणों की संतान है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड का ये भी कहना है कि भारतीय संस्कृति एक उदार संस्कृति रही है, आदर्श प्रधान संस्कृति रही है। यहाँ के लोग शांति प्रधान लोग हैं, जबकि राजपूत एक ऐसी कौम है जो कि युद्ध और संघर्ष में सबसे आगे रहती है और युद्ध में शौर्य दिखाती है। तो इस प्रकार के वीरता और शौर्य दिखाने वाले राजपूत हिंदुस्तान जैसी शांत और उदार संस्कृति के लोगों में से नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें कर्नल जेम्स टोड ने अपने इस मत का प्रतिपादन करते समय कही। विद्यार्थियों, विचार व्यक्त करने का अधिकार सभी का है। कर्नल जेम्स टोड ने भी किया। जैसा कि फ्रांसीसी इतिहासकार वोल्टेयर ने कहा था कि विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है, चाहे कोई इससे सहमत हो या न हो। तो यदि हम कर्नल जेम्स टोड के इस मत का विवेचन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि बहुत सारी बातें ऐसी है जिनको चैलेंज किया जा सकता है। केवल ये कहना कि सबकी भारतीय संस्कृति के लोग उदार लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं, वे लड़ने भिड़ने में रुचि नहीं लेते, ये कर्नल जेम्स टोड का एक तरफा विश्लेषण है। कर्नल जेम्स टोड को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का प्रावधान है और हमारे यहाँ पर चारों वर्णों की अवधारणाओं का प्रतिपादन इसी मकसद से किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और हर वर्ण के अपने अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया गया है। तो क्षत्रिय वर्ण का यहाँ पर कार्य था जनता की रक्षा करना और आवश्यकता होने पर युद्ध करना। तो ये सारे कार्य के लिए क्षत्रिय वर्ण यहाँ पर मौजूद था। तो ये कहना केवल एक पक्षीय विश्लेषण है कि साहब कि भारतीय संस्कृति में चूंकि लोग शांति प्रधान लोग थे, भले ही हम शांति प्रधान लोग रहे हो, लेकिन जब भी यहाँ पर हमला हुआ तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, चाहे महमूद गोरी के हमले हो, चाहे महमूद गजनवी के हमले हो। तो यहाँ के राजपूतों ने, यहाँ के लोगों ने भरसक उन हमलों का डटकर मुकाबला किया। और इसी प्रकार से जहाँ तक प्रथाओं की समानता की बात है, तो प्रथाओं की समानता तो लंबे समय तक साथ रहने के कारण भी हो सकती है। विदेशी शख्स, हुण और कुषाण ये सब हिंदुस्तान में आए, ये यहाँ रहने वाले लोगों से मिले, लोगों ने एक दूसरे के आचार विचार ग्रहण किए। तो केवल इस आधार पर ये कहना कि राजपूत सको, सीथियनों और हुणों की संतान है, ये एक पक्षीय मत है। चूँकि इतिहास में विविध विचारों का आदान प्रदान होता है और उनके ऊपर तर्क वितर्क और सारी व्याख्याएं होती है, तो कर्नल जेम्स टोड ने अपने हिसाब से इस मत का प्रतिपादन किया और इस मत का संपादन, इस मत का समर्थन हमारे कई भारतीय इतिहासकारों ने भी, जैसे कि देवेंद्र रामकृष्ण भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने भी इस मत का समर्थन किया। पाश्चात्य इतिहासकारों में क्रुक्स ने इस मत का समर्थन किया। और मैं आपको ये बता दूं कि यह एक उस सोच का हिस्सा है, उस पाश्चात्य साम्राज्यवादी सोच का हिस्सा जो ये साबित करना चाहती थी कि हिंदुस्तान का अपना कोई सिस्टमेटिक इतिहास नहीं है। तो ये उसी सोच के तहत इस प्रकार के मतों का प्रतिपादन किया गया। तो वो ये एक अलग मत था। आइए अब हम दूसरे मत का विवेचन करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का यह दूसरा मत अग्निकुंड संबंधी सिद्धांत कहलाता है। इस मत का प्रतिपादन पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में किया
और इसका उल्लेख चंद के पृथ्वीराज रासो के अलावा अन्य ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे कि पद्मगुप्त परिमल का नव सैसंग चरित्र, जोधराज का हमीर रासो। इस प्रकार के कई ग्रंथों में इसी घटना का थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उल्लेख मिलता है। चंद अपने रासों में माउंट आबू पर हुए एक यज्ञ का उल्लेख करता है और वो कहता है कि धरती को और ऋषि मुनियों के यज्ञ को दुष्ट राक्षसों के आतंक से बचाए रखने के लिए महर्षि वशिष्ठ और कई मुनियों ने मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ की ज्वाला से शुरू में 3 योद्धा परमार, प्रतिहार और चालुक्य पैदा हुए, लेकिन ये राक्षसों का अंत नहीं कर सके। तो कहते हैं कि ऋषियों ने पुनः यज्ञ करके इस बार एक नवीन शक्तिशाली चौथे योद्धा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, लाल लाल आंखें थी, 4 भुजाएं थी और काफ़ी शक्तिशाली था, ऋषियों ने उसको चौहान 4 भुजाओं वाला कहा और जो आगे चलकर चौहान कहलाया। तो कहने का मतलब ये कि 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति माउंट आबू पर वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञ कुंड से बताई जाती है, यज्ञ की ज्वाला से बताई जाती है। तो आइए अब हम इस मत का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से इस मत को तर्क की कसौटी पर परखा जा सकता है। प्रथम दृष्टया ये मत हमें तर्क की कसौटी पर खरा उतरते हुए नहीं दिखाई देता, क्योंकि अग्नि से योद्धाओं की उत्पत्ति की बात करना बेमानी है, निरर्थक है, अतार्किक है। क्योंकि अग्नि तो एक दाहक तत्व है जिसमें डाले जाने पर सभी पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो किस प्रकार से अग्नि से योद्धाओं की उत्पत्ति की बात की जा सकती है। दूसरी बात ये कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद बरदाई जो इस बात को लिख रहा है वो एक प्रकार से बायस था, पूर्वाग्रह से युक्त था। इसीलिए उसने बाकी के 3 राजपूत वंशों पर, परमारों पर, प्रतिहारों पर और चालुक्यों पर चौहानों का श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की और ये कहा कि जिस काम को ये बाकी के तीनों राजपूत वंश नहीं कर पाए उस काम को चौहानों ने पूरा करके दिखाया। तो ये एक स्वाभाविक दृष्टिकोण है, इतिहासकार का एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है जो उसके पूर्वाग्रह और निजी भावनाओं से प्रभावित होता है। तो ऐसा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने किया। परमारों की हम बात करें तो केवल परमार ही अपने आप को अग्निवंशी मानते, बाकी प्रतिहार अपनी उत्पत्ति भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से बताते, चौहान खुद अपनी उत्पत्ति अपने अभिलेखों में सूर्य से बताते। तो कहने का मतलब ये है कि यह अभिलेख, यह विवरण तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और रासों में बहुत सारी ऐसी अनर्गल और ऐतिहासिक बातों का समावेश है कि इतिहासकारों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस ग्रंथ के ऊपर यकीन करने को काफ़ी मुश्किल माना। नो डाउट चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो साहित्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, साहित्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इसका अध्ययन करते वक्त काफ़ी सावधानी से काम लेने की जरूरत है। जब चंद बरदाई ये उल्लेख करता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को गौर में शब्द भेदी बाण चलाकर मारा था, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्योंकि तराइन की दूसरी लड़ाई के जस्ट बाद ही मोहम्मद गोरी ने कैदी पृथ्वीराज को खत्म कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में इस बहुत सारे अनैतिहासिक तथ्य, इसलिए रासो की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रासो का ये विवरण पूरी तरीके से अनुपयोगी है। आगे मैं इस टॉपिक के जब निष्कर्ष की बात करूंगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रासो के इस मत का प्रयोग किस प्रकार से कर्नल टॉड और अन्य विदेशी इतिहासकारों ने इस मत का प्रयोग अपने दृष्टिकोण के औचित्य को सिद्ध करने के लिए किया। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो तीसरा मत एक और माना जाता है वो कहता है कि राजपूत कहीं बाहर से नहीं है, राजपूत इसी देश के मूल निवासी है, राजपूत यहीं के क्षत्रिय है। और ये कहा जाता है कि हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे वेदों में जिन 36 राजपूत वंशों की सूचियाँ मिलती है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजपूत यहीं के मूल निवासी थे और राजपूत आर्यों के संतान थे। तो यहाँ पर पुनः प्रश्न खड़ा हो जाता है जब हम ये बात करते हैं कि राजपूतों का उल्लेख वेदों में मिल रहा है और राजपूत आर्यों के वंशज है, तो ऐसी स्थिति में जब तक इस प्रश्न का समाधान नहीं हो जाता कि आर्यों की उत्पत्ति निश्चित रूप से कहाँ हुई, यदि हम प्रोफेसर मैक्स मुलर के आर्यों की उत्पत्ति संबंधी मध्य एशिया वाले मत को स्वीकार करें तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि राजपूत विदेशी थे। और यह मामला इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने
और उन इतिहासकारों ने जो राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि चंद बरदाई ने माउंट आबू पर होने वाले जिस यज्ञ का उल्लेख किया, वह यज्ञ भौतिक यज्ञ नहीं था। वह यज्ञ से पैदा होने वाले योद्धाओं की बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो यज्ञ इस बात का प्रतीक था कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारत के बाहर से आने वाले विदेशियों, शकों, सीतियों और हुणों के वंशजों को हिंदुस्तान में राजपूत के रूप में स्वीकार किया गया और यज्ञ प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें शुद्ध किया गया कि यज्ञ की अग्नि के माध्यम से शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता। तो यहाँ पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारतीय वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों को, शकों, सीतियों और हुणों को यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ की अग्नि के माध्यम से शुद्ध करके भारतीय परंपरा में दीक्षित किया गया और उन्हें क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया गया और उन्हें राजपूत की संज्ञा दी। तो इस प्रकार के विविध मत हमारे सामने देखने को मिलते हैं। यह एक काफ़ी विवादास्पद विषय है। अगर इसके कंक्लूजन की बात की जाती है, इसके निष्कर्ष की बात की जाती है, तो इस बारे में हमें बहुत सारी बातें सामने आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन परस्पर विरोधी विचारों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राजपूत एक जातिवाचक शब्द नहीं है, बल्कि एक गुणवाचक शब्द है। इट्स अ क्वालिटेटिव वर्ड। संस्कृत साहित्य में भी कहा गया कि राजस्य पुत्र इति राजपूत, जो राजा का बेटा वो राजपूत है। इस देश में जिन लोगों ने राज किया, जब जब लोग सिंहासन पर बैठे तो वो राजपूत कहलाए। इस देश में जब ब्राह्मण सिंहासन पर बैठा तो वो क्षत्रिय का काम कर रहा था। ब्रह्म क्षत्रिय की अवधारणा भी इसी दौर में प्रचलित हुई। इस दौर में जब नंद राजाओं ने मगध के राजवंश पर बैठकर शासन किया तो वो राजपूत थे, वो क्षत्रिय थे। तो इस प्रकार से विस्तृत दृष्टिकोण में इस व्याख्या को देखे जाने की जरूरत है। बाकी इतिहास है, विविध प्रकार के विचारों का इसके अंदर स्वागत होता है, तर्क और वितर्क की गुंजाइश होती है। और चूंकि यह कक्षा केवल एक पक्षीय नहीं है, बल्कि यह विचारों के आवागमन का और साधन है और एक स्वस्थ संवाद का जरिया है। मैं पुनः अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का इतिहास के विषय में किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इससे आगे की क्लास में मैं आपसे कुछ बातें और करूंगा राजस्थान के इतिहास के बारे में, और जिसमें मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के प्रागैतिहासिक के बारे में, जिसमें कालीबंगा और आहड़ की सभ्यताओं की बात की जाएगी और ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से कालीबंगा प्राचीन सभ्यताओं के एक महत्वपूर्ण केंद्र में से था और किस प्रकार से यह केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों की यज्ञ प्रधान सभ्यता दोनों के प्रमाणों का यह केंद्र है। कालीबंगा विश्व के पुरातात्विक इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण विद्यार्थियों कि हमें यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे राजस्थान के पुरातात्विक इतिहास के बारे में बात करूँगा, आहड़ और कालीबंगा के संदर्भ में। जय हिंद, जय भारत।